हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्याओं के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी संख्याएं होती है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। हम स्टार्ट करते हैं सम संख्या से। आप सभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, यानी सम संख्या किसे कहते हैं। हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरी बार जाता हो सम संख्या कहलाती है। ऐसी कोई संख्या उसमें दो का भाग पूरी बार जाए अर्थात उसमें शेषफल ना बचे, वह सम संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देंगे। कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, इनमें दो का भाग आप दोगे तो भाग पूरी बार जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे दूसरी यानी विषम संख्या। इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता हो विषम संख्या कहलाती है, यानी यह सम संख्या का उल्टा है, विषम संख्या। इसके एग्जाम्पल देखो, 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन सी संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ये विषम संख्या है, यानी इनमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता। अगर आप दो का भाग 3 में देते हो, एक बार जाता है, शेषफल 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि दो का भाग पूरी बार नहीं जा रहा अर्थात इसमें शेषफल 1 आ रहा है, अतः यह विषम संख्या है। अब आगे पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या की परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो और अनंत तक जाती हो। अनंत का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ये आपकी गिनती हो गई। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर आप कहीं भी तक लिख सकते हो, वो सब प्राकृत संख्या में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हो अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आपने गिनती पढ़ी होगी, 1 से स्टार्ट करते हो वो प्राकृत संख्या हो जाती है। अब बात करें पूर्ण संख्या की, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हो। अगर आपसे पूछे कि 0 एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, यानी हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन संख्याओं को हम इन प्लस का मतलब होता है यहाँ धनात्मक और वह ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं। आपने एक लाइन देखी होगी, इधर बीच में होता है 0, इधर प्लस वाली संख्या 1, 2, 3, 4, इधर माइनस की होती है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो आपने अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की होगी। अतः जिन संख्याओं को हम धनात्मक व ऋणात्मक के रूप में लिख सकते हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाता हो। आपको पता है एक का भाग तो प्रत्येक संख्या में जाता है, लेकिन बात है इम्पोर्टेंट स्वयं की, यानी ऐसी संख्याएं उनका भाग खुद में ही जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2। आपको ध्यान में रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आपको पता लग गया अभाज्य संख्या छोटी 2 है, तो हम बात करेंगे एक क्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या की, यानी अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या में क्या होता था बच्चों, उसमें खुद का ही भाग जाता था। जैसे 11, ये किसी पहाड़ी में नहीं आते और 11 में 11 का ही भाग जाता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती थी। हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा भी अन्य दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। आपको पता लग गया होगा
यानी ऐसी कोई संख्या उसमें खुद का भाग तो जाता ही हो, साथ में अन्य किसी दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है मैंने 4, 6, 8, 15, यानी इसमें 4 है, इसमें 4 का भाग तो जाएगा, साथ में 2 का भी तो जा रहा है ना, यानी 4 के अलावा 2 का भाग जा रहा है, अतः ये भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार हम देखेंगे 6 को, इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है और खुद का तो जाता ही है, अतः ये भाज्य संख्या हो गई। अब आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, इसकी परिभाषा को समझेंगे। यानी जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है, आपने भिन्न देखी होगी, ऊपर और नीचे होता है, यानी ऊपर अंश और नीचे हर होता है। जैसे 3/8 है, इसमें 3 अंश है, 8 नीचे हैं, अर्थात हम जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और इसमें हर के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। ये इसकी हो गई परिभाषा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 3/7 है, 8/11, 0/3 भी हो सकता है, यानी हम इसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो गया तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या को। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता हो। आपने पढ़ रखे हैं वर्गमूल क्या होते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसी प्रकार √7 है, √11। अब देखो 3/0, यानी इसमें हर का मान क्या आ गया, 0 आ गया, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। आप अगर इस 0 का भाग 3 में दोगे तो आपको उत्तर अनंत के रूप में मिलेगा, अर्थात इसका उत्तर नहीं आएगा, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे लिख रखा है मैंने नोट, इसका चिन्ह आप जानते होंगे सभी, ये क्या है, ये पाई है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। आप सभी को पता है पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, यानी एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। इन दोनों को जोड़कर या इनका परिवार भी कह सकते हैं हम लोग, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 4/9, √2, √7, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका अर्थ क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। अतः इस वीडियो में हमने पूरी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।